प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का और जो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का एक कंबाइंड टॉपिक है। ठीक है बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और आपके इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का कंबाइंड टॉपिक है। जो पेपर है बच्चों आपका कलन, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक वेक्टर कैलकुलस बुक लगती है जिसके अंदर आपके, और एक लगती है आपके 2D 3D। ठीक है, इंटीग्रेटेड के इन दोनों को मिलाकर 3 यूनिट का काम होता है। ठीक है, 3 यूनिट मतलब बच्चों आपका जो एग्जाम पेपर है वो 5 यूनिट में डिवाइड होते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ बच्चों वो आप ध्यान से सुनो। आपने बच्चों 12th लेवल तक जो भी पढ़े, ठीक है, आपके जो पेपर का पैटर्न क्या होता था कि वहाँ पे हर एक जो पेपर आपका वो प्रश्नावली में चैप्टर में डिवाइड होता है और हर प्रश्नावली हर चैप्टर से कुछ ना कुछ भाई फिक्स मार्क्स का होता है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। लेकिन बच्चों जो कॉलेज लेवल होता है वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो यूनिट के अकॉर्डिंग चला जाता है। यानी आपका स्पेशली जो सिलेबस होता है, यानी 12th लेवल का तो जो बुक है वो पूरी की पूरी आएगी। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेबस होता है हर यूनिवर्सिटी का अलग। जैसे आप अलग अलग यूनिवर्सिटी है, MGS यूनिवर्सिटी है, कोटा है, उदयपुर यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक्स सेम है लेकिन सिलेबस अलग अलग है। यानी कोई यूनिवर्सिटी किन्हीं टॉपिक को लेकर चलेगी, कोई यूनिवर्सिटी किन्हीं टॉपिक को लेकर चलेगी। तो आपको अब क्या करना है, एक्सरसाइज से ज़्यादा जो यूनिट वाइज टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है भाई, ये नहीं है कि कोई जैसे ये नहीं कोई एक प्रश्नावली पूरी हो यूनिट में, हो सकता है वो टॉपिक जैसे एक पहली प्रश्नावली मान लो टोटल 5 टॉपिक है, दूसरी में 3 है, टोटल 8 हो गए। यूनिट में क्या हो, पहली के 3 हो, दूसरी का 1 हो, टोटल 4 ही टॉपिक हो। तो हमें वो 4 टॉपिक तैयार करने, फिर सारे तैयार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम आपकी जो तैयारी करवाएंगे वो करेंगे आप सिलेबस के हिसाब से। और आपका सिलेबस क्या होता है बच्चों, 5 यूनिट में डिवाइड होगा। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में। तो जो डिग्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इसकी 2 यूनिट है। ठीक है, और इसकी कितनी यूनिट है? फर्स्ट ईयर डिग्री के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर डिग्री के स्टूडेंट हैं, सॉरी फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2 यूनिट है जिसकी 1 यूनिट है। फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी जो 2 यूनिट है वो दोनों की दोनों हूबहू सेम है। यानी जैसी बीएससी फर्स्ट ईयर जनरल के लिए है वैसी ही बीएससी फर्स्ट ईयर डिग्री के लिए, सॉरी इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे तो यूनिट के अकॉर्डिंग अब आपको तैयार करना है। वैसे तो ये पूरी बुक ही है यूनिट के अकॉर्डिंग, हाँ, लेकिन आगे के जो अदर बुक करोगे आपको यूनिट के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। यूनिट आप देखोगे जो जो टॉपिक जिस इस चैप्टर में हम उन्हीं को तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपकी जो 2 यूनिट बनती है वो हम तैयार करेंगे। वेक्टर कैलकुलस को हिंदी में आप क्या कहते हो? सदिश कलन। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करें। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी जो आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उनको समझिए आराम से। ठीक है, एक स्टार्टिंग में आपको जरूर बच्चों देखो 12th लेवल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ये आपको भी पता है। जब आप 11th की जगह सॉरी 10th के बाद 11th में है तो आपको जो मैथ है वो थोड़ी अलग लेवल की मिली या नहीं मिली बच्चों? यही बात अब होनी है। यानी अब मैथ थोड़ी अलग लेवल की मिलेगी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा माइंड पर बरलोड लेने वाली बात नहीं है। एकदम फ्रीली माइंड आपको समझना है, कोई डाउट है आपको पूछना है। ठीक है, तो सदिश कलन में होगा क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कलन के बच्चों आप जानते हो कलन के 2 पार्ट होते हैं, एक अवकलन और एक समाकलन। एक अवकलन और एक समाकलन। सदिश का मतलब आप सभी जानते हो वेक्टर का। तो अब आप समझ चुके होंगे इसमें क्या नहीं, यानी बच्चों अभी तक आपने जो अवकलन समाकलन पढ़ी, अभी आपने सदिश पढ़ा है,
अवकलन पढ़े हैं, समाकलन पढ़े हैं 12th क्लास में, लेकिन अब दोनों को कंबाइंड कर दो। मतलब समझ गए कि अब आपको जो अवकलन करना है वो सदिशों का करना है, समाकलन करना है वो भी सदिशों का करना है। यानी अब सारी बातें जो आप पीछे पढ़ चुके हो उनको यूज करनी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाएगा। यानी आपको भी ये ध्यान रखना है कि वेक्टर के अंदर कुछ क्रम का महत्व, कहीं आईजे कैप लगाना, कुछ और बातें, उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतनी सी का आपको केयरफुल रहना है। क्यों रहना के बच्चों? क्योंकि देखो सीधा अवकलन करना, जैसे यू डॉट वी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, यू अपॉन वी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने सीधा नॉर्मली सॉल्व किया। लेकिन वेक्टर के अंदर प्रोसेस तो वही रहनी, डिफरेंशिएशन भी बच्चों उसी तरीके का होगा, इंटीग्रेशन भी उसी तरीके से होगा, लेकिन वेक्टर के फॉर्मेट में हमें चलना है, सीधा नहीं चलना है। किसके फॉर्मेट में चलना है आपको? वेक्टर के फॉर्मेट में। वही सबसे पहले अब इसकी स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक दो बातें जो आपके काम की, जो पढ़ी हुई फंक्शन आप जानते हो। सबसे पहले आज बच्चों हम पढ़ेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? सदिश बिंदु फलन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन यानी आपका सदिश बिंदु फलन। पॉइंट क्या होता है बच्चों? आप जानते हो। यानी किसी पॉइंट को यदि मुझे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूं? ठीक है, मैं सदिश फलन नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट और फंक्शन में तो डिफरेंस होता है सीधा। तो मान लिया मेरे पास कोई पॉइंट है R 3D ज्योमेट्री में, और उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो बच्चों R वेक्टर, जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? x i कैप, y j कैप, z k कैप। R की वैल्यू बच्चों ये फिक्स ली जाती है, याद रखना आगे। R आपका एक फिक्स वैल्यू है। इन जब भी R आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में आगे, तो आप वहाँ पर R वेक्टर की जगह सीधी सिंपल प्रोसेस यूज करोगे। R वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सीधा नहीं चलना है। ओके, तो इसे आप क्या कहते हो बच्चों? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो सदिश फलन रहेगा। ठीक है, सदिश फलन रहेगा। सदिश फलन कैसे? भाई फलन कैसे हुआ? फंक्शन जैसे वेक्टर फंक्शंस को कैसे देखना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास f1, f2, f3 कोई t के 3 अलग अलग फंक्शन हो। जस्ट मुझे मान लीजिए आपका जो बच्चों f1 है, f2 है, f3 है, वो t के कोई फंक्शन है अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये बोल दूँ f1t हो गया, t स्क्वेयर, f2t 2t हो जाएगा, और f3 माइनस टी क्यूब हो जाएगा। मैं चलिए काम करो, इसको टी क्यूब कर लो, इसको माइनस प्लस का 2t स्क्वेयर, माइनस का 2t स्क्वेयर कर लो, इसका प्लस का सीधा टी कर लो या 3t कर लो। 3t के अलग अलग फंक्शन हो गए या नहीं हो गए? हाँ नहीं बच्चों, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे जो वेक्टर फंक्शन होगा वो केवल एक वेरिएबल का होगा अभी। हाँ, आगे सर डबल वेरिएबल के भी होते हैं या नहीं होते, लेकिन हम केवल एक बार एक वेरिएबल वाले को ही स्टडी कर रहे हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे। तो जो नया फंक्शन, एक बार मैं r को इसको कैपिटल R से डिनोट कर लूँ, ठीक है, इसको एक बार कैपिटल R से डिनोट कर लूँ तो क्या हो जाएगा? तो इसको बच्चों आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे f1t i कैप, f2t j कैप, f3t k कैप। यानी क्या बन जाएगा? t क्यूब i कैप माइनस 2t स्क्वेयर j कैप और प्लस 3t k कैप। इसको बच्चों यदि स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हो ना आप,
तो इसको सीधा स्मॉल आर नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि बच्चों जो स्मॉल आर है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, स्मॉल आर का मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, सदिश बिंदु फलन जो ये फिक्स मानते हो। हाँ, लेकिन जो सदिश फलन होता है वेक्टर फंक्शन होगा आपका, वो किसी वेरिएबल का होगा, जिसमें एक्स जो आई जे के कैप हैं उनके साथ आपको उन्हीं के से रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन दिखाई देगा, कोई नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसको बच्चों आर टी के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे। इतनी बातें बच्चों आपके माइंड में बैठी होगी, क्योंकि ये सब बातें नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यदि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा बेवजह बातों को नहीं खींचेंगे। अब बच्चों जो छोटी छोटी बातें आपकी पीछे पड़ी हुई, एक बार मैं उन्हीं पे आता हूँ। ठीक है, आपने कुछ बातें पढ़ी होगी, ये वर्ड आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा बच्चों 12th क्लास में, 11th में नहीं पढ़ा ये तो। ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। तो इनकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? डिफरेंशिएबिलिटी। ये वर्ड। उसके बाद हम कहाँ आएंगे? अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और फिर आएंगे हम समाकलन यानी आपका इंटीग्रेशन। इनको क्रम में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन क्या हो गया? मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि लिमिट क्या होती है? लिमिट क्या होती है? पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, सोच के बताओ, पता कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बात दिमाग में है बच्चों की? लिमिट आपने जो 12th लेवल तक पढ़ा है बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन अब जो आप लिमिट को पढ़ोगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ोगे, उसकी अलग डेफिनेशन होगी। तो जो बच्चों मैं समझा रहा हूँ उसको आराम से समझो, एक बार दिमाग में बैठो। ठीक है, यहाँ पे हम एक नई डेफिनेशन को पढ़ेंगे लिमिट की, ज़्यादा एक बार उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जब सीधा टॉपिक आएगा तब उन पर चर्चा करेंगे। हाँ, वैसे लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली उसके ऊपर जरूर हमारी थोड़ी चर्चा रहेगी, बेसिकली मीनिंग आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो लिमिट क्या होती है। शायद कुछ बच्चे अभी तक ये मान रहे होंगे कि जैसे कोई फंक्शन, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, आप इसको कुछ ऐसा लिखते हो तो आप क्या बोलते हो? कुछ बच्चे शायद इसको ऐसा बोलते हैं कि x इक्वल टू a पर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो उसकी लिमिट कहलाती है। कुछ बच्चे शायद इसको ऐसा बोलते हैं, कुछ बच्चे शायद इसको ऐसा बोलते हैं कि x इक्वल टू a पर जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो होगी, लिमिट होती है। ये नहीं कहता सभी, लेकिन शायद कुछ यदि कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है तो बच्चों ये आप फिर गलत सोच रहे हो। लिमिट कभी ये नहीं बताती कि इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। लिमिट कभी भी ये नहीं बताती इक्वल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये गलत जवाब है। आपने अगर यहाँ पे लिमिट के अंदर पढ़ा तो आपने दो केस पढ़े होंगे, एक तो राइट लिमिट, एक लेफ्ट लिमिट। पहले लिमिट के कंसेप्ट कह रहे हैं, वेक्टर के केस में तो बाद में आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ना। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो, तो फिर इसका मतलब क्या है राइट और लेफ्ट का? नहीं, जैसे मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, ये जैसे पॉइंट ए है, तो आप x को a के ऊपर लेके आ रही हो। तो एक तो आप a के लेफ्ट साइड से आ रहे हो और एक आप a के राइट साइड से आ रहे हो, यही होता है ना।
वजह से ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो आप इस तरीके से आ रहे हो। तो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में जो वैल्यू होती है वो दी गई वैल्यू से सदैव क्या होती है, छोटी होती है। यानी आप क्या कर रहे हो, ए की छोटी वैल्यू को हम लिखते हैं ए के ऊपर नेगेटिव साइन लगाकर। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ए के ऊपर नेगेटिव साइन को माइनस ए मान रहा है तो बच्चों वो गलत है। ए के ऊपर नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि ए से छोटी आपको सिर्फ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों आप खुद सोचो कि यदि ए है उससे मैं कुछ भी माइनस कर दूँ, जीरो को छोड़कर मैं कुछ भी वैल्यू को माइनस करूं तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो ए से छोटा होगा। ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो तो ए से छोटा होगा, सोचने वाली बात है ना ये। इसी तरीके से जो राइट लिमिट के कंसेप्ट में आप जो ए के ऊपर पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हो वो ये बताता है कि जो ए है उसके अंदर जब आप कुछ ऐड करोगे, कुछ प्लस करोगे, कुछ जोड़ोगे तो जो रिजल्ट होगा नया वो ए से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी ए नेगेटिव ये बताता है कि लेफ्ट लिमिट का ऊपर ए नेगेटिव का मतलब है कि आप ए से छोटे मानों की ओर से जा रहे हो और ए के ऊपर आ रहे हो। तो बच्चों एरो का साइन लगाया है, कभी यहाँ पे x इक्वल टू ए क्यों नहीं लगाया जाता। भाई यदि x इक्वल टू x के ऊपर x इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है तो x इक्वल टू ए लगाया जाता ना। एरो का साइन आप कहाँ लगाते हो भाई, जैसे आप डायरेक्शन मतलब भी आप कहाँ जा रहे हो, उस साइड जा रहे हो तो आप उस साइड एरो का साइन ऐसे लगा दोगे। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों कि आपको ये बता रहे हैं कि x a की ओर जा रहा है तो आपका जो फंक्शन है वो किसकी ओर जा रहा है। बात समझ आई। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपका x है वो a की ओर जाएगा तो fx जिस वैल्यू की ओर जाएगी वो लिमिट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों देखो ये आपका घर है, ये दो रास्ते हैं, इस रास्ते से आओ आप घर पहुंचते हो, लेकिन इस रास्ते से आओ कि आप कहीं और पहुंच रहे हो तो फिर क्या रास्ता सही होगा, तो यानी वो उसकी लिमिट नहीं होगी। लिमिट का मतलब आप जहाँ जा रहे हो उसी जगह पहुंचो, चाहे इधर से आओ या उधर से आओ। यदि आप एक ही जगह पहुंचे तो वो लिमिट है, अलग अलग जा रहे हो तो वो लिमिट नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसे मान लो आपके घर पे जाने के, स्कूल से आप घर जाते हो तो कई रास्ते होंगे ना। यदि किसी रास्ते से आप जा रहे हो और उस रास्ते से आपका घर नहीं आता तो फिर वो रास्ता सही नहीं है। यदि रास्ता सही है तो फिर आपका घर सही जगह नहीं है। ठीक है तो बच्चों, क्योंकि ये रास्ता सही है, ये नंबर लाइन तो फिक्स होती है, रियल नंबर लाइन तो पाँचवीं छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ए से छोटी वैल्यू को लेकर धीरे धीरे ए के पास जाते हो, जैसे मान लो ए का मान 2 है तो आप एक्स की जगह 1 रखो, 1.1 रखो, 1.5 रख लो, 1.7, 1.8, 1.9 या 1.99, ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते हो। एक्स को 2 के पास लेके जाओ, या एक्स का मान 3 रखो, फिर 2.9 रखो, 2.8, 2.5, 2.3, 2.2 या 2.1, ऐसे धीरे करते करते आप इसके ऊपर। तो दोनों बार जो आपका फंक्शन का जो रिजल्ट है यदि वो एक फिक्स वैल्यू की ओर, जिसे आप किससे डिनोट कर रहे हो, एल, यदि दोनों बार एल के पास ही आ रहा हो उस कंडीशन में बच्चों वो क्या होती है, लिमिट। यानी लिमिट का मतलब हो गया कि आप उसकी ओर जा रहे हो उसके तक। जैसे मैं इधर जाऊँ, मैं जैसे मान लो यहाँ से इस दीवार की ओर जाऊँ तो मेरी लिमिट है कि मैं दीवार के पास जाऊँगा, है ना। क्या मैं इसके पार करके जा सकता हूँ क्या, तो मैं इसके ऊपर तो अंदर तो नहीं जा सकता ना, मैं यहाँ इसके पास पहुँच सकता हूँ। तो ये लिमिट का बच्चों कंसेप्ट होगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो बच्चों आप खुद सोचो थोड़ा सा। ये बात वेक्टर के लिए, यदि मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ टी जो वेक्टर फंक्शन है, एल उसकी लिमिट एक्स इक्वल टी इक्वल टू टी नोट, टी नीचे जो लगा इसको टी नोट बोला जा रहा है। ठीक है, एल कब होगी कि बच्चों देखो जैसे जैसे आप खुद सोचो, जैसे जैसे आप भाई यहाँ पे मैं टी नोट को ले रहा हूँ, यहाँ पे टी है भाई, टी को मैं लेके जा रहा हूँ तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, होता जाएगा ना। तो यानी यदि अब मोड लगा रहा हूँ, मोड क्यों लगा रहा हूँ कि कई कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे बड़े से आ रहे हो छोटे से आ रहे हो। मोड लगाने का मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका रिजल्ट एक फिक्स वैल्यू डेल से क्या होता जाएगा, छोटा। डेल बच्चों एक फिक्स वैल्यू है, सॉरी फिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स है, वैसे तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान लो डेल एक फिक्स छोटी वैल्यू मान ली मैंने, जैसे 1/10 मान लो। ठीक है पॉजिटिव। ठीक है, उससे छोटा होता जाएगा
तो उसके संगत यदि आपके fx माइनस एल की वैल्यू किसी अन्य मिनिमम पॉजिटिव नंबर, न्यूनतम, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन डेल होगा, ठीक है, डेल कोमा एप्सिलॉन दोनों ग्रेटर देन 0, इससे छोटी होती जाएगी। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे जैसे आप टी नोट की ओर आ रही हो, बीन का अंतर कम कर रही हो, पास आ रही हो ना, तो इन दोनों का अंतर कम होने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस, यानी आप एल के पास जा रही हो। तो बच्चों यदि ऐसा होता है, यानी जैसे जैसे आप पास जाते हो वो कम होता जाता है, यदि ऐसा होता है तो उस केस में जो एल है वो इसके क्या कहलाएगी, लिमिट, और इसको लिखा जाएगा लिमिट टी टेंड टू टी नोट एफ टी इक्वल टू एल। बात समझ आ गई, यानी ये डिफरेंस का मतलब जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैसे लिमिट है या नहीं है, वैसे आपने पढ़ा है लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, पॉइंट वैल्यू तीनों इक्वल है तो वो लिमिट है। अब हम ये स्टडी करेंगे, यदि इसके संगत ये किसी ऐसी वैल्यू से सदैव छोटा प्राप्त हो जाए जहाँ पे एप्सिलॉन डेल से बड़ा होगा, तो उस केस में एल इसकी लिमिट बोली जाएगी, अदरवाइज इसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ लिमिट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सारी केस पढ़ेंगे। हाँ, आराम से एक एक बात को समझिए क्योंकि बच्चों आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, तो बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।